हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेज में। दोस्तों, आप सभी से कम्युनिटी टैब में पूछा गया था कि आप सभी सोशल साइंस के अंतर्गत सबसे पहले कौन सा बुक है जो कि पढ़ना चाहते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट का उसमें वोट आया है कि पहले हिस्ट्री होना चाहिए। तो आज से हम सभी 10th क्लास हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि पहले हम सभी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसमें वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय, वो सभी कराया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझेंगे, पूरे वर्ड बाय वर्ड, जो कि बहुत ही आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऑब्जेक्टिव है जो कि इसी में से निकल कर आता है। तो आप सभी इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यह हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास होने वाला है। इसमें फर्स्ट चैप्टर देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं यूरोप, तो आप सभी समझ गए, जो कि एक महादेश है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आखिरकार क्या होता है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ उस राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद को समझेंगे तो राष्ट्रवाद होता है जो कि किसी भी देश या राज्य के प्रति अधिक स्नेह हो। जैसे कि हम सभी इंडियन हैं तो हमें इंडिया के प्रति अधिक स्नेह है। तो यह क्या हुआ, इंडिया के प्रति हम सभी का यह राष्ट्रवाद हुआ। तो जिसे भी यूरोप के प्रति स्नेह है तो वह यूरोप में राष्ट्रवाद हो गया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है किसी भी देश से अधिक लगाव या प्रेम की भावना है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद आप सभी समझ गए होंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पूरे लाइन बाय लाइन देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है चैप्टर को। और देखिए यहाँ पे आज की इस वीडियो में यह चैप्टर तो ख़त्म नहीं होगा, तो यह पार्ट 1 वीडियो होगा। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है, तो यह है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आधुनिक विश्व की जो राजनीतिक जागृति है इसका एक फल है, प्रतिफल है, यह राष्ट्रवाद है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। आगे की ओर देखिएगा, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना है, इसका कब है जो कि बीजारोपण किया गया, कब से वहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा पुनर्जागरण के ही काल से है जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना है। परंतु 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप से प्रकट हुई। यहाँ पे देखेगा 19वीं शताब्दी में तो यह उन्नत एवं आक्रामक रूप में सामने आई। इसके कारण ही यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। चलिए यहाँ तक समझ गए। आगे की ओर देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अविभाजित वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा। आगे देखेगा, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। यहाँ पे ध्यान दें, जो नेपोलियन था उन्होंने जर्मनी और इटली के राज्यों का जो भौगोलिक नाम था उसे चेंज करके, उसे बाहर करके, और उसका जो वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा था वह प्रदान किया, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली एवं एकीकरण का मार्ग है जो कि उससे प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। वियना में 1815 में एकत्र हुई। यहाँ पे इस लाइन को ध्यान रखना है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ किसके पास थी, तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के पास थी। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, जल्द से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।
ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा यह क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों ने अस्त व्यस्त कर दिया। आगे देखेगा यहाँ पर, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ भी 1815 का यह नक्शा है, इसे छोड़िए, आगे देखेंगे। परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्ति या राजनीति को निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही थी। उसके बाद 1815 ईस्वी पर ध्यान दिया। सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन कब हुआ था? जल्द से आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। और उसकी मेज़बानी किसने किया था? वियना सम्मेलन की मेज़बानी किया था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था मेटरनिख। और मेटरनिख ने ही वियना सम्मेलन जो कि 1815 ईस्वी में हुआ था, इसकी मेज़बानी किया था। आगे देखिए, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस संतुलन को स्थापित करना था। देखिए, सबसे पहले जो यह सम्मेलन हुआ था, इसमें जो सम्मिलित देश था यह था ब्रिटेन था। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जो कि यूरोपीय देश है, इन्होंने मिलकर और एक शक्तिशाली है यह कि संगठन का निर्माण किया था। ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के देखेगा, जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। देखिए, वह सम्मेलन जो बनाया गया था उसे नेपोलियन के युद्ध हुआ, उस नेपोलियन के युद्ध में इसे समाप्त कर दिया गया था। जो देखिए यहाँ पे, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। सबसे पहले यहाँ पर आपको याद रखना है, गणतंत्र, जो गणतंत्र है और प्रजातंत्र है, गणतंत्र और प्रजातंत्र है, यह किसकी देन है? गणतंत्र और प्रजातंत्र किसकी देन है? तो यह फ्रांस की क्रांति की देन है। गणतंत्र आपसे पूछा जाएगा और प्रजातंत्र यह किसकी देन है? तो यह फ्रांस की जो क्रांति है उसकी देन है। आगे ध्यान दीजिएगा, उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था। अतः वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। देखिए, नेपोलियन युग का अंत पूछा जाए या मेटरनिख युग की शुरुआत पूछा जाए तो यह वियना सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। वियना सम्मेलन जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, उसका सम्मेलन हुआ, उसी के द्वारा होता है, जो कि नेपोलियन युग का अंत होता है, नेपोलियन युग का पतन होता है और मेटरनिख युग है इसकी आरंभ होता है। मेटरनिख को यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पिक्चर में। आगे यहाँ पे देखेगा, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिख ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश से बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और उसके आसपास के राज्य पोप सौंप दिए गए। जो रोम और उसके आसपास के राज्य था उसे पोप को सौंप दिया गया। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया की प्रभुता कायम हुई। जो लोम्बार्डी एक जगह है और वेनेशिया, यहाँ पर ऑस्ट्रिया का जो प्रजा है, ऑस्ट्रिया की प्रभुता वह हुआ, कायम हुआ वहाँ पर। उसके बाद परमा, मोडेना और टकरानी के प्रांत हैबसबर्ग राजवंश को दे दिए गए तथा जिनेवा और सार्डिनिया पिंडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया जिससे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। जर्मनी में सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जो 39 रियासत था उस पर किसका अधिकार था? तो यह अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार था और ऑस्ट्रिया का इस पर अधिकार था। 39 जो जर्मनी में 39 रियासत था उस पर। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए।
यूरोप के जो लगभग सभी देश थे वह राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, तो सभी देश है जो कि प्रभावित हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। देखिए, जो फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत क्रांतिकारी पूर्व की जो व्यवस्था थी उसे फिर से स्थापित कर दिया गया, बुर्बो राजवंश था उसे स्थापित कर दिया गया और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता का पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। जो लुई 18वां यह फ्रांस का राजा बना तो उसने फ्रांस की जो व्यवस्था थी उसे समझा और उसे अच्छी तरह से जो कि सही करने का प्रयास किया। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किए गए। 1848 ईस्वी तक फ्रांस में चलते रहे। उसके बाद चार्ल्स जो दसम था, चार्ल्स दसम के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। देखिए, यह जो संवैधानिक घोषणा पत्र था इसमें चार्ल्स दसम की शासन आता है तो इसमें परिवर्तन किया जाता है। इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। जो इसमें परिवर्तन किया गया इसी के कारण है जो कि 1830 की क्रांति वह है जो कि सामने आया। अब बढ़ेंगे 1830 की क्रांति के बारे में। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जुलाई, और यह हिंदी में लिखा गया जुलाई, यह है 1830, जुलाई 1830 की क्रांति। इसको ध्यान से देखेगा। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। चार्ल्स दसम था यह निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। यह कैसा शासक था? तो निरंकुश था और प्रतिक्रियावादी शासक था और इन्होंने जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना वह उभर रहा था उसे दबाने का कार्य किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। पोलिगनेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेषाधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया। उसके बाद देखेगा, उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। जब जो पोलिगनेक है यह प्रधानमंत्री बनता है तो यह शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग है इसकी स्थापना करता है, तो उसके इस कदम को इसके करने की जो लोगों है इससे एक षड्यंत्र मानता है, यानी कि षड्यंत्र बना रहा है। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलिगनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स दसम ने इस विरोध का प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को देखिएगा 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोंटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध आरंभ हो गया। देखिए 25 जुलाई 1830 को अध्यादेश होता है, उसके बाद फ्रांस में आपस में ही है जो कि हर घर में युद्ध होने लगता है, गृह युद्ध, एक घर से दूसरा घर में युद्ध होने लगता है, युद्ध की आरंभ होता है। जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, इसी को जुलाई 1830 की क्रांति का नाम दिया जाता है। परिणामतः चार्ल्स दसम फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत हो गया। कि हर घर में युद्ध होने लगा, गृह युद्ध आरंभ हुआ और इसके कारण है जो कि चार्ल्स दसम था यह फ्रांस की राजगद्दी को त्याग कर दिया और इंग्लैंड चला गया और इस तरह जो कि वहाँ पे बुर्बो वंश था उसके शासन का अंत हो गया। आगे देखेगा, फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के शासन पर आर्लेन्स वंश की गद्दी सौंपी गई। जब बुर्बो वंश है वह चला गया चार्ल्स दसम, उसके बाद आर्लेन्स वंश है जिसको कि राजगद्दी सौंप दिया जाता है।
इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की तथा अतएव उसकी नीतियाँ उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र में के निमित्त रही। उसके बाद देखेंगे कि 1830 की क्रांति हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा। 1830 की क्रांति का प्रभाव देखेगा। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज्य सत्तावादियों का प्रभाव कम हो गया था। वास्तव में यह क्रांति मध्य युग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों का देन था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों तथा राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण तथा यूनान, पोलैंड एवं हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज़ उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार कर दी। देखिए आगे चल के जो लुई फिलिप वहाँ था उसके भी विरुद्ध आवाज़ उठने लगता है। और उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं सन 1848 की क्रांति। यहाँ पर सन 1848 ईस्वी की क्रांति को ध्यान दीजिएगा। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। देखिए उदारवादी था लेकिन वह बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। वह बहुत ही अधिक जो कि किसी चीज़ की कामना करता था, उसे पाने की इच्छा रखता था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1840 में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और अल्पमत में भी था। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह का सफलता हासिल हो रहा था। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं व्याप्त होने लगी। जो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया गया और उसका जो शासनकाल था उसमें देश में भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गया, बेरोजगारी की समस्या है जो कि उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। बिल्कुल जब भूखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो प्रधानमंत्री की आलोचना होना तय ही है। तो जब भूखमरी बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ा तो गीजो है इसकी आलोचना शुरू हो गया देश में। उसके बाद सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में कियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। देखिए लुई फिलिप है जो कि गद्दी छोड़ दिया। उसके बाद 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को प्रदान किया गया मताधिकार है, जो कि 21 वर्षों से अधिक उम्र वाले लोगों को प्रदान किया गया अधिकार की गारंटी दी। उसके बाद देखिए गणतंत्रवादियों का नेता मार्टिन एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो था। उसके बाद जो गणतंत्रवादियों का नेता बना वह कौन बना, तो मार्टिन, और सुधारवादियों का नेता बना वह लुई ब्लो था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। देखिए गणतंत्रवादी और उसके बाद जो सुधारवादी था मार्टिन और लुई ब्लो, इसके दोनों के बीच है जो कि मतभेद होने लगा। उसके बाद जो लुई नेपोलियन था वह फ्रांस का सम्राट बन गया। उसके बाद इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। ये सभी देश का नाम है जो कि आपको याद रखना है।
उसके बाद ध्यान दी, इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों के बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांग को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। जो राज्य का मांग किया गया वो संवैधानिक था और लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। उसके बाद इटली का एकीकरण देखेंगे। उसके बाद होता है इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। इटली था यह 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक रूप से एक अभिव्यक्ति था, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहाँ अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के देखिए, इटली के एकीकरण के पूर्व इटली देख लीजिए और बाद में इटली है, इसे आप सभी बुक से देख लीजिएगा। रूप में स्थापित होने में भौगोलिक समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। जो इटली में था वो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के जो विदेशी राष्ट्र था उसका हस्तक्षेप था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अवश्याम भी था। इधर राजधानी रोम, देखिए इटली की राजधानी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा रोम। इटली की राजधानी कहाँ है तो रोम है। भी पोप के प्रभाव में था, वो इटली का राजधानी रोम था, यह पोप के प्रभाव में था। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी, परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रारंभ भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया, यथा सिसपाइन गणराज्य, लिगुलियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है? जल्द से कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए और आगे देखिएगा। इन सभी कारणों से वहाँ जागृति आई। नेपोलियन का पतन कब होता है तो 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन होता है और उसके पश्चात वियना कांग्रेस जो कि 1815 ईस्वी में होता है द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्य पिंडमांड और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। आगे देखिएगा, इटली में 1820 से ही देखिए इटली में था जो कि 1820 ईस्वी से कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल जो कि कार्बोनरी था, वह कार्बोनरी था का गठन राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना करना था। प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। आपसे पूछा जाए कि कार्बोनरी दल था, इसका संबंध किससे था तो मेजनी का संबंध आपसे पूछा जाए तो कार्बोनरी। मेजनी का संबंध किस संगठन से था तो याद रखेगा कार्बोनरी से था। 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलनों का दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। यहाँ तक संबंध है। अब समझते हैं कि मेजनी आखिरकार कौन था। मेजनी के बारे में यहाँ पर देखेंगे। मेजनी के बारे में समझिएगा। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी था वह एक साहित्यकार था और जो गणतांत्रिक व्यवस्था था उसका भी समर्थन करता था और यह एक देखें तो योग्य सेनापति भी था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे।
मेजनी के पास था, जो कि आदर्शवादी गुण अधिक था लेकिन जो व्यवहारिक गुण था वह कम था। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिख को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण बाद इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिंडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। इधर पोप भी इटली को धर्मराज्य बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। देखिए, जो मेजनी था यह चाहता था कि गणराज्य बने, लेकिन सार्डिनिया पिंडमाउंट के शासक था एल्बर्ट, वह इस सभी के जो कि विरुद्ध था, जिसके कारण है वो कि टकराव है, इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। उसके बाद देखिएगा, कालांतर में ऑस्ट्रिया तथा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने के बाद जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एडवर्ड की पराजय हो गई। सार्डिनिया का शासक चार्ल्स एल्बर्ट था, उसका पराजय हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। आप चलिए एकीकरण का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। यहाँ से एकीकरण की द्वितीय चरण पे ध्यान दीजिए। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिंडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यहाँ ध्यान रखिएगा, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को कौन सा पद पर स्थापित किया था, तो प्रधानमंत्री। यह ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। जो विक्टर इमैनुअल था उन्होंने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त किया था। अब देखेंगे कि काउंट काबूर कौन था। काउंट काबूर के बारे में यहाँ पे देखिएगा, काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। यानी कि काबूर था जो सफल कूटनीतिज्ञ था ही और राष्ट्रवादी था, यानी कि अपने देश से प्रेम भी करता था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। जो इटली का एकीकरण हो रहा था उसमें सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था काउंट काबूर। अतएव उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिंडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। इस सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। देखिए काबूर को, देखिए इन्होंने जो सिर्फ इटली की समस्या था इसे अपने कूटनीतिज्ञ का यूज करके, क्योंकि यह एक कूटनीतिज्ञ था ही, और इस समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या है जो कि बना दिया। आगे देखेंगे, काबूर ने नेपोलियन III से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिंडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में निस और सेबाय नामक 2 रियासतें काबूर ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूर को यह आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतें जनमत संग्रह के आधार पर पिंडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है कि उसने निस तथा सेबाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली को राष्ट्रीय असीमता के साथ खिलवाड़ किया। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि 2 प्रांतों को खोजकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता
तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि में संभव नहीं था। आगे की ओर देखेगा, इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिंडमांड में सीमा संबंधी विवाद कारण युद्ध आरंभ हो गया। देखिए यह तो होते ही रहता है। इसी बीच 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पिंडमांड में सीमा संबंधी जो विवाद हो जाता है, यानी कि बॉर्डर संबंधी विवाद होता है। इसमें युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, और इसमें इटली के समर्थन में फ्रांस था वो अपनी सेना उतार दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रियाई सेना बुरी तरह पराजित होने लगी। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज्य लोमार्डी पर पिंडमांड का कब्जा हो गया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल के समर्थन में बड़े जनसैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी, यानी इटली के एकीकरण के लिए आंदोलन कर रहा था। अतः वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध के हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रिया तथा पिंडमांड के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोमार्डी पर पिंडमांड का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अंततः एक बड़े राज्य के रूप में इटली सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। अतः उसने नेपोलियन की सिवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिंडमांड युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राज्यों का पिंडमांड में विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन ले लिया। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराए जाएंगे। चूँकि उन रियासतों की जनता पिंडमांड के साथ थी और देखिए इसीलिए काबूल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860-61 में काबूल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की रियासतों, जो कि परमा था, मोडेना, टस्कनी, फबारा और बेजालोना इत्यादि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर दिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिंडमांड को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मन एकीकरण की समस्या में जूझ रहा था। इस प्रकार 1826 ईस्वी तक इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासक माना। तो यहाँ तक आज की क्लास को रहने देते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या नेक्स्ट क्लास में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराया जाए या सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे करा दिया जाए, और जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट मेजनी गरीबाल्डी ये सभी इनके बारे में जो भी सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट बनता है उसे कराया जाए या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी कराया जाए। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराया जाए या सिर्फ इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही कराया जाए। जल्द से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।